students, good afternoon. We are back again. And from today onward, you will be given lectures of all three subjects, physics, chemistry and mathematics. Physics, chemistry जैसा चल रहा था और मैथ्स आज से और ऐड हो जाएगा. मैथ्स के जो फैकल्टी हैं, मैथ्स के जो सर हैं, he is very enthusiastic, young, dynamic and you will enjoy क्योंकि वो आप में से ही हैं. So आज से उनकी लेक्चर स्टार्ट हो जाएगी. अब ये लाइव सेशन होना है, लेकिन आज से नहीं, क्योंकि लाइव सेशन जूम ऐप के थ्रू होगा, जो टुडे इंटरैक्टिव होगा, जिसपे आप लाइव रहेंगे, डाउट पूछ सकेंगे. बट जूम की लाइसेंस हमारी 100 की है, क्योंकि हमने 100 स्टूडेंट्स ही प्लान किया है और अभी आपके इस ग्रुप में 250 स्टूडेंट्स हैं जो इसको देखते हैं. तो इसलिए हम इसे इस वीक तक टिल सैटरडे फ्री रखते हैं. जो चाहें इसको देख सकते हैं. एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है. आप 1-2 दिन देख के मैथ्स के टीचर को भी और डिसाइड कर लो. टिल सैटरडे इट इज ओपन टू ऑल एंड टिल सैटरडे, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है लाइव की 100 स्टूडेंट्स की, तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा. मंडे से ये लाइव सेशन हो जाएगा. जैसा कि लाइव में अभी एडवांस वाले बैच को पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग जानते होंगे, इसमें से 1-2 घुस जाता है उसमें भी. तो जिस तरह से लाइव एडवांस वाले का चल रहा है, 11th वाले का चल रहा है, आपका भी लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगा. बट फ्रॉम मंडे तक हमारे पास एडमिटेड स्टूडेंट का लिस्ट आ जाएगा और जो एडमिटेड होंगे सिर्फ वही लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे. अप टू मंडे इट इज ओपन टू ऑल ऑफ यू. सो लेट अस रिकॉल हम क्या कर रहे थे. हम आइसोमेरिज्म कर रहे थे और आइसोमेरिज्म में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 1 कायरल कार्बन और लास्ट मैंने आपको सोहर्स टू फिशर, फिशर टू सोहर्स कन्वर्जन करना सिखाया था. 2 फिशर प्रोजेक्शन में रिलेशन निकालना सिखाया था. फिशर प्रोजेक्शन में ऑपरेशन बताया था कि क्या क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं, है ना. वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे. आइसोमेरिज्म, जैसा मैंने बार बार आपको कहा है कि इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्पेशली के बिना आईआईटी में कुछ भी नहीं है. तो जरा हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे. अब एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CHCl CHCl C2H5. अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, नंबर ऑफ कायरल कार्बन. कायरल कार्बन इज कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स. यहां देखो ये कार्बन कायरल है क्योंकि इससे बॉन्डेड क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल एंड राइट साइड का पूरा ग्रुप. सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इथाइल और लेफ्ट साइड का पूरा ग्रुप, ऑल डिफरेंट. सो इट हैज 2 कायरल कार्बन. और अगर 2 कायरल कार्बन है तो उसके फिशर प्रोजेक्शन कायरल कार्बन के अबाउट हम कैसे बना सकते हैं. तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहां C2H5 CH3 ले लें और दोनों क्लोरीन को फिशर प्रोजेक्शन के सेम साइड रख लें, यानी कि स्पेस में ये सेम साइड होगा, या आउट ऑफ प्लेन होगा दोनों क्लोरीन या बिहाइंड द प्लेन होगा.
अब अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं, अगर इसका मिरर इमेज बनाएं, इसका मिरर इमेज कैसा होगा? इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। क्या ये 1 अपने मिरर इमेज पे सुपरइम्पोज करेगा? पॉइंट है कि सुप्रीम पोजीशन हम चेक कैसे करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। एक्चुअल में तो ये 3D में है, हमने इसको 2D में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो 2D फीचर प्रोजेक्शन की सुप्रीम पोजीशन चेक करने का एक सिंपल रूल क्या है? एक तो उसको उठा के दूसरे पे रखना है, प्लेन नहीं छोड़ना है, प्लेन नहीं चेंज करना है, उठा के उसी प्लेन में उस पर रखना है। अगर उस प्लेन में रखेंगे तो मिथाइल मिथाइल के ऊपर आ जाएगा, इथाइल इथाइल के ऊपर आ जाएगा, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा मिरर इमेज में, यानी कि सुपरपोज नहीं करेगा। दूसरा ऑपरेशन, एक और 2 ही ऑपरेशन करना है सुप्रीम पोजीशन चेक करने के लिए, कि आप फीचर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हो इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये रूल मैंने बताया भी था आपको। अगर इसे हम 180 डिग्री इन प्लेन ऑफ पेपर रोटेट कर दें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इथाइल ऊपर चला जाएगा, मिथाइल नीचे आ जाएगा, और हाइड्रोजन दोनों राइट में आ जाएगा, और क्लोरीन दोनों लेफ्ट में आ जाएगा। क्या ये सुपरपोज करेगा? अगर इसको उठा के हम रख दें ऊपर, तो अब देखो क्लोरीन 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 सुपरपोज कर जाएगा, दोनों लेफ्ट साइड में है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सुपरपोज कर जाएगा। अब क्या नहीं सुपरपोज करेगा? मिथाइल, वहां पे इथाइल आ जाएगा। यही 2 ऑपरेशन अलाउड है। एक उसी प्लेन में उठा के रख देना है इमेज पे, और दूसरा 180 डिग्री से रोटेट कर देना, और दोनों ही केस में ये सुपरपोज नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये सेकंड स्ट्रक्चर है, ये 1 से डिफरेंट है, ये 1 का इनैंशियोमर है। 1 and 2 are enantiomers of one another। ये दोनों एक दूसरे का इनैंशियोमर्स हैं। बात समझ में आ गई? अब इसी कंपाउंड का एक और स्टीरियो आइसोमर हम लेते हैं, इसको सामने रखेंगे। इसमें दोनों क्लोरीन सेम साइड में था, दोनों क्लोरीन सेम साइड में था। अब एक फीचर प्रोजेक्शन लेते हैं जिसमें कि दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड ऑफ द फीचर प्रोजेक्शन है, यानी कि एक बिहाइंड द प्लेन है, एक आउट ऑफ प्लेन है, कुछ इस तरह से। क्लोरीन ऑन ऑपोजिट साइड। दिस कंपाउंड इज अगेन 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन। तो ये 1 and 2 का स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है। अब ये डिफरेंट भी है 1 and 2 दोनों से। इट कैन नॉट बी मिरर इमेज ऑफ आइदर 1 or 2, so it is different. And now let us take its mirror image. So let us call it 3. इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। अब जरा इसकी सुपरइम्पोजिबिलिटी चेक करते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसको उठा के 3 को रखें 4 पे, लेट अस कॉल इट 4, तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन के ऊपर चला जाएगा, यानी कि सुपरपोज नहीं होगा। और अगर 180 डिग्री से रोटेट करोगे
तो इथाइल ऊपर मिथाइल नीचे आ जाएगा, इथाइल मिथाइल के ऊपर आ जाएगा, वो भी सुपरपोज नहीं होगा। यानी कि ये दोनों भी नॉन सुपरपोजेबल मिरर इमेज हैं, एंड देयरफॉर 3 and 4 आर इनैंशियोमर्स, है ना। सो 3 and 4 आर नॉन superposable mirror image of one another, hence enantiomers. They are enantiomers. अब बात करते हैं 1 and 3 में क्या रिलेशन है। Both are 2,3 dichloro-pentane, and therefore not structural isomers. क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में बॉन्डिंग बदल जाएगा, बॉन्डिंग बदलेगा तो नाम बदल जाएगा, नेम ही डिफरेंट हो जाएगा और डिफरेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंट कनेक्टिविटी, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो 1 and 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है। दे आर ऑल्सो नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। 1 and 3 आर नॉन image, hence not enantiomers. enantiomers भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं 1 and 3 के बारे में कि 1 and 3 are stereoisomers but they are not enantiomers. A pair of stereoisomers who are not enantiomers are called distereomers. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का सबसे टिपिकल टर्म अब डिफाइन होने जा रहा है, डायस्टीरियोमर्स। So 1 and 3 are diastereomers. They are diastereomers. So what is diastereomers? It's a very huge, very important term. इसको ध्यान से समझेंगे। Diastereomers are pair of stereoisomers who are not mirror image of one another, who are not enantiomers. या डिफाइन कर लेते हैं एक बार। Diastereomers are stereomers who are non-mirror images, that is not enantiomers. That is simply diastereomers. तो अभी यहां पे 1 + 3, 1 + 4, 2 + 3, 2 + 4, इन सब में वही रिलेशन है। सो दे आर ऑल पेयर ऑफ diastereomers. They are all pair of diastereomers. क्या पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स में दोनों का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है? फिलहाल अभी इस एग्जांपल में देखो, 1 ऑप्टिकली एक्टिव है, रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, क्योंकि ये अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपरपोजेबल है 2 पे।
तो 1 भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, 2 भी ऑप्टिकली हो गया, क्योंकि 2 1 पे नॉन सुपरिम्पोजेबल है, 3 4 पे नॉन सुपरिम्पोजेबल है, 4 3 पे नॉन सुपरिम्पोजेबल है, वो दोनों भी ऑप्टिकली एक्टिव है। यानी कि फिलहाल तो सभी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, लेकिन ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये एक स्पेशल केस है। एक एग्जांपल देखो, डायस्टीरियोमर्स कितना बड़ा टर्म है। सपोज करो हमने लिया सिस डाइक्लोरोइथीन और लिया हमने ट्रांस डाइक्लोरोइथीन। पहले बताओ ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं ना? बिल्कुल हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। So cis and trans dichloroethene are pair of geometrical isomers, pair of stereoisomers. Are they mirror image of one another? No. So they are not enantiomers. So they are stereoisomers but not enantiomers, not mirror image of one another. Hence they are also pair of distereomers. Pair of डायस्टीरियोमर्स। तो याद रखना, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स also comes under the pair of diastereomers. Diastereomers are stereoisomers but not enantiomers. They are stereoisomers. और दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, डायस्टीरियोमरिज्म के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी नहीं है। आगे हम देखेंगे कि पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स में एक एक्टिव एक इनएक्टिव भी हो सकता है। ऊपर आपने देखा सभी पेयर में दोनों ऑप्टिकली एक्टिव था, 1 3 1 4 2 3 2 4। नीचे इसमें देख रहे हो सिस ट्रांस में दोनों इनएक्टिव है। आगे आपको एग्जांपल दिखाएंगे जिसमें एक एक्टिव और एक इनएक्टिव हो सकता है। तो अभी हम एक कंक्लूजन यहां पे लिख सकते हैं, इन ए पेयर ऑफ diastereomers both can be optically active, both can be optically inactive, or one active other inactive। ये हो सकता है। तो ये है डायस्टीरियोमरिज्म के बारे में। अब जिस तरह से हमने एक पेयर ऑफ एनांशियोमर्स के कुछ प्रॉपर्टीज लिखे थे, उसी तरह से पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स के क्या प्रॉपर्टी होंगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा सा हम देखते हैं। Properties of pair of diastereomers। सबसे पहले तो जरा कंट्रास्ट करते चलना। पेयर ऑफ एनांशियोमर्स में दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स में कोई भी दो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता, और इसलिए पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय
fractional distillation, crystallization, solvent extraction, like that. Diastereomers have different physical properties. Diastereomers have different physical properties. Therefore, can be separated by physical method like distillation, crystallization, etc. हमने देखा था कि पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स में दोनों के स्पेसिफिक रोटेशन का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होता है, बट साइन अपोजिट होता है। पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स में उनके स्पेसिफिक रोटेशंस में कोई रिलेशन ही नहीं है, ना तो मैग्नीट्यूड में रिलेशन है ना साइन में रिलेशन है। पेयर ऑफ डायस्टेरियोमर्स में दोनों लेवो रोटेटरी हो सकता है, दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, या हमने ये भी देखा कि एक ऑप्टिकली एक्टिव एक इनएक्टिव भी हो सकता है, या दोनों इनएक्टिव हो सकते हैं। कोई कनेक्शन ही नहीं है स्पेसिफिक रोटेशन में, समझा? सो there is no relation in a specific rotation of diastereomers, either in magnitude or in direction. कोई कनेक्शन नहीं। तीसरा, हमने कहा था कि पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स show similar reaction with optically inactive substance but react differently with optically active substance. Diastereomers different reactions show करेगा with both optically inactive and active substance. कोई कनेक्शन नहीं है केमिकल बिहेवियर में भी। Diastereomers show different chemical behavior with both optically inactive and optically active substances. ये तीन प्रॉपर्टी डायस्टेरियोमर्स के फिलहाल हम याद रखेंगे, इसे हम यूज करेंगे काफी आगे। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ने के लिए यहां पे एक न्यू टॉपिक हम ऐड करने जा रहे हैं जिसको आप टूल्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं, विच इज गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं। दैट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री।
अभी तक तो हम कंपाउंड का मिरर इमेज बना के देखते हैं कि सुपरपोज करेगा कि नहीं। ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री उसी सुपरपोजिशन के चेक को और एडवांस कर देगा, और इसके नॉलेज से बिना मिरर इमेज बनाए हम देख लेंगे कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमोर्फिज्म शो करेगा कि नहीं, अपने मिरर इमेज पे सुपरपोज करेगा कि नहीं। देन व्हाट इज एलिमेंट ऑफ सिमेट्री? सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एक ऑपरेशन है जिस ऑपरेशन के बाद सेम नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर अपीयर होता है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज एन ऑपरेशन by which the same non distinguishable, फर्क नहीं कर सकते, सेम नॉन डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर अपीयर। यूजुअली केमिस्ट्री में हम 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, जिसे हम यहां पे यूज करेंगे, आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से काफी यूज करेंगे। क्या है वो 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री? सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको बेहतर समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल लो बोरन फ्लोराइड की। हम सबको मालूम है कि sp2 एट बोरन एंड देयरफॉर ट्रायंगुलर प्लेनर शेप, और अगर इसे हम ड्रॉ करें तो ये ऐसा है। इमेजिन करो बोरन फ्लोराइड को पेपर के प्लेन में। अगर इस मॉलिक्यूल के वर्टिकल एक प्लेन पास कर दे यहां से, इमेजिन करो एक वर्टिकल प्लेन, उसी प्लेन पे ये वाला बॉन्ड आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, ये बोरन आ गया, ये बिल्कुल इसको 2 इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये बताओ कि इसका रिफ्लेक्शन ये दिखेगा कि नहीं? इसको थोड़ा 3D में विजुलाइज कर लो। आपके पेपर के प्लेन में ये बना हुआ है, और पेपर के प्लेन के वर्टिकल यहां पे ऐसे हमने रखा, वर्टिकल ये पेपर का प्लेन है, इस प्लेन में ट्रायंगल है, यहां से ऐसे वर्टिकल कर दिया हमने। तो वर्टिकल अगर कर दिया तो क्या होगा? इमेजिन करो ये मेरा स्मॉल फिंगर और ये मेरा लार्ज फिंगर, ये दोनों फ्लोरीन है। बताओ ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन दिखेगा कि नहीं? दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी प्लेन है जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करता है इस तरह से कि 1/2 इज द मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ। समझा?
लिखे जाए इसको। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में इसको हम लोग पीओएस बोलेंगे, इज एन imaginary plane that bisect molecule such that one half is the mirror image of other half। अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है उसकी सुपरइम्पोजेबिलिटी की, वो सुपरइम्पोजेबल होगा अपने मिरर इमेज पे और वो डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। फिर से सुनो, if a compound possesses plane of symmetry, then that compound will be superimposable on its mirror image, that will be inactive, that will not rotate plane polarized light। समझा कुछ? लिख लें जरा इस कंक्लूजन को। If a compound possesses a plane of symmetry, it is superposable on its mirror image, hence optically inactive। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देयर मस्ट बी एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। जरा इन टूल को सीख लो, फिर इसको हम वापस चलेंगे मॉलिक्यूल में लगाएंगे, इसीलिए इसको बीच में इंसर्ट किया है, यहां पे राइट प्लेस पे इंसर्ट किया है। इसके बाद एक दूसरा आता है जिसे सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसे इन्वर्जन पॉइंट भी कहते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन पॉइंट, इसको समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल लो। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ XeF4। जेनन टेट्राफ्लोराइड का एग्जांपल लो। आप सबको मालूम है कि इसमें 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होता है। जेनन नोबल गैस है, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 शेयर्ड 4 अनशेयर्ड है। sp3b2 हाइब्रिडाइजेशन, बट लोन पेयर अपोजिट 180 डिग्री पे आता है और इसलिए इसका शेप जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, याद है? स्क्वायर प्लेनर। अगर कंपाउंड में कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिस पॉइंट से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें स्पेस में, किधर भी स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से पास करना चाहिए, और उस स्ट्रेट लाइन पे उस पॉइंट के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप अगर आ जाए तो कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। फिर से सुनो, एक पॉइंट ढूंढना है
जहां से स्ट्रेट लाइन पास करना है स्पेस में, और वो स्ट्रेट लाइन किधर भी जा सकता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करें और उस पे इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट के दोनों साइड में आइडेंटिकल ग्रुप्स मिलते हैं, देन दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सिमेट्री। अगर इस कंपाउंड को देखें तो जेनॉन ही वो पॉइंट हो जाएगा जहां से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस पे इधर फ्लोरीन मिलेगा और इधर भी इक्वल डिस्टेंस पे फ्लोरीन मिलेगा। यानी कि हर स्ट्रेट लाइन पे उस पॉइंट के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे सेम आइडेंटिकल एटम या ग्रुप्स होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। जरा डिफाइन कर लें। पॉइंट ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी पॉइंट। हम इमेजिन करते हैं इमेजिनरी पॉइंट अबाउट विच identical groups are found at equal distance on the two sides of point at a स्ट्रेट लाइन दैट इज 180 डिग्री पे। अगर ऐसा है तो हम इसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहेंगे या इन्वर्जन पॉइंट कहेंगे। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम इसमें। सपोज करो हमें एक, पता नहीं आपने कंफर्मेशन वगैरह कुछ पढ़ा भी है पीछे या नहीं, मैं थोड़ा सा यूज कर रहा हूं। मैं कंफर्मेशन यूज कर रहा हूं। ये मैंने एक स्टैगर्ड कन्फर्मर ड्रॉ किया है। किसका? सपोज करो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन है। 1,2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो इथेन का मैंने कन्फर्मर ड्रॉ किया है। अगर हम इस सीसी बॉन्ड के मिड पॉइंट को एक सेंटर इमेजिन कर लें और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, उस स्ट्रेट लाइन पे आइडेंटिकल डिस्टेंस पे 2 हाइड्रोजन मिलेगा। अगर हम इस फ्लोरीन और इस सेंटर को इधर मिलाएं तो ये सेंटर इधर इस फ्लोरीन से मिलेगा, एक पीछे जा रहा है और एक फ्रंट में है। ये दोनों भी सेम स्ट्रेट लाइन पे इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां से इस क्लोरीन को देखें तो दूसरे साइड भी क्लोरीन मिलेगा, ये बाहर है और ये प्लेन के पीछे है। यानी कि किधर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप मिल रहा है और इसलिए हम कहेंगे कि इट इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ गई सबको? तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया। अब सुनो, अगर किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नॉन सुपरिम्पोजेबल हो जाएगा अपने मिरर इमेज पे। समझा? लेट अस कंक्लूड। If a compound possesses a center
मैं कभी पॉइंट बोल देता हूँ, कभी सेंटर बोल देता हूँ, सब एक ही चीज है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पॉइंट, दे आर ऑल सेम थिंग। possesses a center of symmetry, it must be superposable on its mirror image, that is optically inactive. Optically inactive. So for a compound to be optically active, there must be absence of center of symmetry. यानी कि न तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, न उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक आ गया तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, सुपरइम्पोजेबल हो जाएगा अपने मिरर इमेज पे। समझ गए? अब आ जाओ थर्ड, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको समझने के लिए फिर से एक एग्जांपल लो BF3 का ही। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बोरान हम सबको मालूम है, ये तो बड़ा कॉमन सा मॉलिक्यूल है, ये ट्रायंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। पेपर के प्लेन में इमेजिन करो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, और जो तीन फ्लोरीन है, एक सेकंड के लिए उसकी नंबरिंग कर दो। क्या कर दे? नंबरिंग। इसको 1, इसको 2, इसको 3 लिख दो। अब जरा विजुलाइज करना 3D में। पेपर के प्लेन में ये मॉलिक्यूल है, और पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो जो बोरॉन से पास करे। पेपर के परपेंडिकुलर, मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर एक एक्सिस पास करो बोरॉन से, और उस एक्सिस यहां से, और उस एक्सिस के अबाउट इसे 120 डिग्री से रोटेट कर दो। क्या होगा? अगर 120 से रोटेट करोगे तो 1 2 पे आ जाएगा, 2 3 पे आ जाएगा, और 3 1 पे आ जाएगा। यानी कि हमें मिलेगा BF3 with 1 here, 2 here and 3 here, but एक्चुअली में सभी फ्लोरीन आइडेंटिकल हैं, और इसलिए ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन फर्स्ट वाला और कौन सेकंड वाला है। अगर ऐसा हुआ तो कहेंगे कि इसमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस को एक स्पेसिफिक नोटेशन भी देते हैं, इसको कहते हैं कि हैज C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये 3 नंबर क्या है? ये 3 नंबर है 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। यानी कि 3 बार ये ऑपरेशन करेंगे तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इन जनरल हम CN एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे डिफाइन करें? CN, यहां पे N क्या है? 360 डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा इज एंगल ऑफ रोटेशन गिविंग सेम स्ट्रक्चर। अभी के केस में वो 120 है अल्फा। तो जरा डिफाइन करते हैं। A molecule is
said to have n-fold axis of symmetry if rotation by 360 divided by n degree gives the same non distinguishable structure। एक मॉलिक्यूल में साइमल्टेनियसली कई तरह के एक्सिस ऑफ रोटेशन हो सकते हैं। जरा BF3 को एक बार फिर से देखो। BF3 में C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तो हमने देखा। अब सपोज करो एक लाइन पास करते हैं इसमें से, यहां से प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के प्लेन में ही एक लाइन पास करते हैं जो कि एक फ्लोरीन और एक बोरॉन से पास कर रहा है। अब अगर एक सेकेंड के लिए इसको 1 और इसको 2 कहें और इसके अबाउट इसे अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दें तो क्या होगा? 1 आ जाएगा 2 पे और 2 चला जाएगा 1 पे, और ये वाला फ्लोरीन अपने पोजीशन पे इंटैक्ट रहेगा क्योंकि ये एक्सिस पर ही है। और मिलेगा क्या इससे? इससे मिलेगा बोरॉन बोरॉन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा। ये देखो पोजीशन चेंज हो गया। 180 डिग्री 360 by 180 is 2, सो कहेंगे has C2 axis of symmetry। तो इसी BF3 में C3 भी है, 3 फोल्ड भी है और 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। अब इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कनेक्शन सुनो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं है। कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, इसका ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होने से कोई रिलेशन नहीं है। एक्सिस ऑफ symmetry has no relation with optical activity। एक्सिस ऑफ सिमेट्री होके भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बिना भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है जिसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अब तक क्या सीखा हमने, समाप्त करते हैं कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या दोनों हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो या ना हो, इट हैज नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अब इसके एप्लीकेशन दिखाऊंगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कि इससे कैसे हम पता करेंगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव होगा। सो इनफ फॉर टुडे। आगे एंजॉय द फिजिक्स एंड मैथ्स लेक्चर। थैंक यू।